Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to revise GIT from first aid. इसमें सबसे पहले एम्ब्रोलॉजी है। इसमें हमने याद रखना है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट से जो कौन कौन से पार्ट्स जो है ना वो बनते हैं। तो ये जो ब्लो वाला है ये बनेगा फोरगट से, एसोफेगस से लेकर ड्यूडेनम का पोर्शन, सेकंड पोर्शन जहाँ पर जो है ना कॉमन बाइल डक्ट ओपन होती है, एम्प्यूला ऑफ वाटर। जो मिडगट है येलो वाली वो यहाँ से शुरू होकर जाएगी ट्रांसवर्स टू थर्ड ऑफ दी प्रॉक्सिमल टू थर्ड ऑफ दी ट्रांसवर्स कॉलन तक, और उसके बाद जो हाइंडगट है वो आ जाएगी डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कॉलन से लेकर एनल कैनाल तक अबव दी पेक्टिनेट लाइन। और इसमें अब फोर्थ टू सिक्स वीक में क्या होता है कि स्टमक 90 डिग्री रोटेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट वेगस है वो इंटीरियरली आ जाती है और राइट पोस्टीरियरली चली जाती है। और सिक्स वीक में क्या होता है कि जो मिडगट है ना उसकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो जाती है थ्रू अम्बिलिकल रिंग, और 10th वीक में जो है ना ये वापस आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स। वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स उसमें क्या है कि जो ये हैं गैस्ट्रोशीसिस और अम्फेलोसील, ये होते क्यों हैं? ड्यू टू लेटरल वॉल का जो क्लोजर है ना उसके डिफेक्ट की वजह से ये बनते हैं। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि जो गैस्ट्रोशीसिस है ये पैराम्बलाइकल है, और जो अम्फेलोसील है ये थ्रू दी अम्बिलिकस हर्निएशन होती है। अब इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन जो है वो जब हर्निएट करती है ना तो इसकी कोई कवरिंग नहीं होती गैस्ट्रोशीसिस में, जबकि अम्फेलोसील में ये कवर्ड होती है बाय दी पेरिटोनियम, और इसका हम ओ से याद कर सकते हैं, जैसे ओ है ना तो ये कवर होगी पेरिटोनियम से। और ये इसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती और ये एसोसिएटेड होती है विद कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे कि ट्राइसोमी 13 और 18। उसके बाद है कंजेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। इसमें जब फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है ना गट की, मिडगट की, तो उसने फिर वापस आना होता है 10th वीक में, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो वापस आ जाता है, लेकिन जो उसका अम्बिलिकल रिंग है ना वो क्लोज़ नहीं होता, ठीक है? उसकी और वो फिर स्किन से कवर हो जाता है, और फिर जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है ना एब्डोमेन का तो वो प्रोट्रूड कर जाता है, और ये भी जो है ना कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम और कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेकियोएसोफेजियल एनोमलीज़। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेकिया है और एसोफेगस है ना उसके दरमियान कनेक्शन बन जाता है, और इसकी जो सबसे कॉमन टाइप है ना जो 85% बच्चों में होती है वो ये वाली है, यानी एसोफेगस का एट्रीजिया हो गया है, और यहाँ से जो डिस्टल है ना एसोफेगस है वो ट्रेकिया के साथ अटैच है, और इसकी मेन कॉज ये होती है पॉलीहाइड्रोमियोस। अब क्या होगा जब बच्चा कोई फ़ीड लेगा ना तो ऑब्वियसली वो अंदर नहीं जाएगी, तो फिर वो वॉमिट कर देगा फर्स्ट फ़ीड के साथ, साथ ड्रूलिंग और चोकिंग होगी। और हमें क्या मिलेगा, एक्सरे पर हमें क्या मिलेगा, एक प्रोमिनेंट गैस बबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एयर तो जा रही है ना, और यहाँ पे जो खाना जा रहा है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ से जो एयर जा रही है वो हमें गैस बबल की फॉर्म में नज़र आएगी। और इसके अलावा इसमें जो है ना जब हम एनजी ट्यूब डालेंगे तो वो स्टमक में नहीं जाएगी। उसके बाद इंटेस्टाइनल एट्रीज़िया है। इंटेस्टाइनल एट्रीज़िया में क्या होगा कि सबसे पहले है ड्यूडेनल और उसके बाद जेजुनल और इलर। ड्यूडेनल में क्या होगा कि ड्यूडेनम की जो है ना रीकैनालाइज़ेशन नहीं होगी, तो यहाँ से ड्यूडेनम जो है कह लें कि एक तरह से उसका स्टेनोसिस होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रेज़ेंट करता है बिलियस वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ विदिन फर्स्ट टू 2 डेज़ ऑफ लाइफ, यानी कि खाना आगे ही नहीं जा रहा, और बाइल क्योंकि उसमें ड्यूडेनम में बाइल तो आ रहा है ना तो उसकी वजह से बिलियस वॉमिटिंग होगी, और साथ एब्डोमेन उसका डिस्टेंड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सारा खाना जो है ना वो स्टमक में जमा होना शुरू हो जाएगा, और ये फर्स्ट 2 डेज़ में ही प्रेजेंट कर जाती है। और इसमें हमें जो है ना एक्सरे पे डबल बबल साइन मिलता है, यानी कि ये वाला जो है ना स्टमक का बबल है और ये जो है ड्यूडेनम का। और जूजिनल और इलियल एट्रीज़िया में क्या होता है कि मेसेंटेरिक वेसल्स की डिसरप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो है ना नेक्रोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से जो है ना बावल डिसकंटिन्यूस हो जाती है, और इसमें हमें जो है ना वो ट्रिपल साइन मिलेगा, यानी कि एक स्टमक का और एक ड्यूडेनम का और एक फिर जेजुनम का भी जो है ना वो साइन मिलेगा हमें। इसके अलावा जो है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसमें क्या होगा कि जो पाइलोरिक चैनल है ना वहाँ पे थिकनिंग हो जाएगी और वो नैरो हो जाएगा। अब ये जो है ये प्रेजेंट करता है 2 to 6 वीक्स पे,
और इसमें जो वॉमिटिंग होगी वो नॉन बिलियस होगी, क्योंकि बाइल तो आगे ड्यूडेनम में आना था ना, तो इसमें बाइल तो होगा नहीं, इसमें नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी और ये 2 to 6 वीक्स पे प्रेजेंट करेगा। और इसमें जब ये ऐसे यहाँ पर सारा कुछ जमा होना शुरू हो जाएगा ना, तो हमें क्या है, एक पालपेट होगा ओलिव शेप्ड मैस, जैसे कोई मैस पड़ा होता है ना, वैसे हमें मिलेगा। और ये सबसे कॉमन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना का कॉज होता है ये, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ज़्यादातर कॉमन होता है फर्स्ट बॉर्न मेल में, और ड्यू टू दी एसोसिएशन इसकी होती है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ दी मैक्रोलाइट्स। अब इसमें हमें क्या मिलता है, हाइपोक्लेमिक हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, यानी कि जब वॉमिटिंग होगी ना HCl निकल जाएगा, यानी कि क्लोरीन भी कम हो जाएगा तो हाइपोक्लोरीमिया, और जब ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो अल्कलोसिस हो जाएगी, और जब पोटाशियम निकलेगा तो फिर हाइपोक्लेमिया भी हो जाएगा। और अल्ट्रासाउंड पे हमें थिकन्ड और लेंथन्ड पाइलोरस मिलेगा, और ट्रीटमेंट में जो है ना हम इसकी सर्जिकल रिसेक्शन कर देंगे पाइलोरस के मसल्स की। उसके बाद आ जाते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज और स्प्लीन की मॉर्फोलॉजी। अब पेंक्रियाज ने जो है ना वो 2 बड से बना होता है, एक उसकी वेंट्रल बड होती है और एक उसकी होती है डोर्सल बड। डोर्सल बड होती है और एक वेंट्रल बड होती है। वेंट्रल बड से अनसिनेट प्रोसेस बनता है, और जो डोर्सल बड है ना, इससे पेंक्रियाज का हेड और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब होता ये है कि वेंट्रल ने रोटेट करके ना इस तरफ आना होता है, तो जब इसमें एनुलर पेंक्रियाज में क्या होता है, जब ये रोटेट करके यहाँ पर आता है ना, तो उसकी वजह से इसके दरमियान में जो है ना ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट एंट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना ड्यूडेनम की नर्विंग हो जाती है, और जो बच्चा जो है ना वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। और इसकी एसोसिएशन भी डाउन सिंड्रोम के साथ होती है। और जो पैंक्रियाटिक डिवीज़न है ना, अभी वेंट्रल और डोर्सल पार्ट्स ने आपस में मिलना होता है, ठीक है, फ्यूज़ करना होता है 7th वीक पे, लेकिन अब इसमें ये फ्यूज़ नहीं करेंगे, तो उसको हम कह देंगे पैंक्रियाटिक डिवीज़न, यानी वो डिवाइड ही रहेगा। और ये भी कॉमन है, लेकिन ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन कुछ लोगों में, बच्चों में जो है ना, ये क्रोनिक एब्डोमिनल पेन या पैंक्रियाटाइटिस भी कॉज कर सकती है। उसके बाद स्प्लीन आ जाती है। स्प्लीन जो है ना वो स्टमक की मेजेंट्री से ही अराइज करती है, ठीक है, डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम से, और इसकी सप्लाई भी फॉरगट वाली ही होती है, सीक्लियर टंग। उसके बाद रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो कि पेरिटोनियम के बाहर होते हैं, ठीक है, पीछे होते हैं, तो इसको हमने ऐसे याद करना है सैड पकड़ से। सैड पकड़ से इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, सबसे पहले सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ जाएंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, फिर ए से एओर्टा, और साथ हमने इंफीरियर वेना कैवा याद करना है। डी से ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में हमने ये याद रखना है कि ड्यूडेनम का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट होगा इसमें, जबकि जो उसका फर्स्ट पार्ट है ना वो इंट्रापेरिटोनियम होता है। उसके बाद पी से पेंक्रियाज होगा, लेकिन इसकी जो टेल होगी ना वो इंट्रापेरिटोनियल होगी। उसके अलावा यूरेटर्स होंगे इसमें, और कोलन। कोलन में भी याद रखना है कि डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलन जो है ना वो रेट्रोपेरिटोनियल है, जबकि ट्रांसवर्स और जो रेक्टोसिग्माइड है ना वो होती है इंट्रापेरिटोनियल। उसके बाद किडनीज आ जाएंगी, और एसोफेगस का थोरेसिक पार्ट आ जाएगा, और रेक्टम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ लिगामेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, ठीक है। ये हमने ऐसे याद करना है कि 3 जो लिगामेंट्स हैं ना वो हैं लिवर के, और 3 ही स्टमक के हैं, ठीक है। लिवर के कौन कौन से हैं, फैल्सीफॉर्म, हिपैटोड्यूडिनल और हिपैटोगैस्ट्रिक। अब ये लिवर है, ठीक है। लिवर जो है जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होगा तो हम इसे कहेंगे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। जब ये स्टमक के साथ अटैच होगा तो हम इसे कहेंगे हिपैटोगैस्ट्रिक, और जब ये ड्यूडेनम के साथ अटैच होगा तो हम इसे कहेंगे हिपैटो ड्यूडेनल। इसी तरह जो स्टमक के हैं, अब ये स्टमक है, ठीक है, जो स्टमक लिवर के साथ अटैच है इसको हम कह रहे हैं हिपैटो गैस्ट्रिक। जो स्प्लीन के साथ अटैच है इसे हम कह रहे हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक, और जो कोलन के साथ अटैच है उसे हम कह रहे हैं गैस्ट्रोकोलिक। और इसके अलावा एक स्प्लिनोरिनल होता है जो कि स्प्लीन और किडनीज के की अटैचमेंट होती है, ठीक है। अब जो ये इनके कंटेंट्स हमने ऐसे याद करने हैं कि जो स्टमक का लेसर कर्वेचर है ना, यहाँ पर होती हैं
गैस्ट्रिक आर्टरीज और जो ग्रेटर कर्वेचर है यहाँ पर होती हैं गैस्ट्रो एपिप्लोइक और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। अब जो लिगामेंट जो लेसर कर्वेचर पे है ना, अब लेसर कर्वेचर पे है गैस्ट्रो हिपैटिक, तो गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट में हमें मिलेंगी गैस्ट्रिक वेसल्स। और ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास है ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोकोलिक, तो इनमें हमें मिलेंगी गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज। और इसके साथ जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक है ना, उसमें हमें शॉर्ट गैस्ट्रिक भी मिलेंगी। अब जो लिवर अटैच है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ना, ठीक है, अब इसमें हमने याद रखना है लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस, जो कि डेरिवेटिव होता है अम्बलाइकल वेन का, ठीक है, अम्बलाइकल वेन का डेरिवेटिव होता है, और इसकी वजह से जो है ना ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है जो कि लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करवाता है। और उसके बाद हेपेटोडुडेनल लिगामेंट के जो है ना कंटेंट्स, उसमें है पोर्टल ट्राइड, पोर्टल ट्राइड में आता है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। अब इसमें होता है, हमने इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पोर्टल वेन है ना, वो ब्लड लेकर जा रही होती है ड्यूडेनम से लिवर में, यानी कि ड्यूडेनम से लिवर में जाती है, तो ये होगी हिपैटोडुडेनल लिगामेंट में। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि पोर्टल ट्राइड जो है ना हिपैटोडुडेनल लिगामेंट में होता है। और इसके अलावा जो स्प्लिनोरीनल लिगामेंट है, ओब्वियसली उसमें स्प्लीन की आर्टरी और वेन होगी, और इसके अलावा उसमें टेल ऑफ पैंक्रियाज होगी। और एक चीज़ और, जो ये सारे लिवर के लिगामेंट्स हैं ना, ये वेंट्रल मिजेंट्री से जो है वो ड्राइव होते हैं, और ये जो स्टमक वाले हैं और स्प्लीन का है ये डोर्सल मिजेंट्री से जो है ना वो ड्राइव होते हैं। और इसके अलावा इसमें आगे है डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक की अब उन्होंने लेयर्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। इसमें 4 लेयर्स हैं, ठीक है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरस और सिरोजा। मस्कुलो सबसे पहले म्यूकोजा है, इसमें क्या होगा, एपिथीलियम होगी, ठीक है, इसमें आगे 3 चीज़ें होती हैं, एक एपिथीलियम है, उसके बाद होता है लेमिना प्रोप्रिया जो इसका कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद होता है मस्कुलैरस म्यूकोजा जो कि थिन लेयर और स्मूथ मसल होती है, उसके बाद आ जाता है सब म्यूकोजा, ठीक है, सब म्यूकोजा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, लिम्फेटिक्स होंगी, और साथ में इसमें ना मीजनर प्लेक्सिस होता है। उसके बाद थर्ड लेयर आती है मस्कुलैरस, मस्कुलैरस में 2 लेयर्स होती हैं मसल्स की, इनर सर्कुलर होती है और आउटर जो है ना वो होती है लॉन्गिट्यूडनल, और उनके दरमियान में जो प्लेक्सिस होता है ना उसे हम कहते हैं मायंटेरिक प्लेक्सिस। उसके बाद जो सबसे आखिर वाली लेयर है ना वो है सिरोजा, और इसका जो है ना इंट्रा पेरिटोनियल हम इसको सिरोजा कहते हैं, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हम इसे कहेंगे एडवेंटिशिया। और इसके अलावा इसमें जो है ना एक चीज़ होती है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काजल, जहाँ से जो है ना स्टमक की जो इंटेस्टाइन है ना उसकी इलेक्ट्रिक रिदम यानी कि स्लो वेव्स वहाँ से राइज करती हैं, और इसका सीक्वेंस होता है ड्यूडेनम, आइलियम और स्टमक। उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी इन्होंने बताई हुई है। अब जो है ना एसोफेगस, एसोफेगस में होते हैं नॉन केराटिनाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसका जो अपर 1/3 है ना उसमें हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सेल होंगे, और लोअर 2/3 में जो है ना वो स्मूथ होते हैं। और जो बाकी सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना स्टमक से लेके कोलन तक, इसमें हमें मिलेगी सिंपल कलमनर, और इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी होती हैं जो कि स्पेसिफिक पार्ट की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अब स्टमक में हमारे पास जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक पिट्स मिलेंगी, ड्यूडिनम में हमें विलाई मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होनी होती है, और साथ में ब्रूनल ग्लैंड्स होते हैं जिन्होंने बाइकार्बोनेट्स क्रिएट करना होता है। जेजुनम में विलाई भी होती हैं, और साथ में इसमें ना लाइका सर्कुलेयर्स होते हैं जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट और टॉलर होते हैं वर्सेस आइलियम, क्योंकि आइलियम में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और जो आइलियम की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसके पायर पैचेस हैं जो कि लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं, जो कि लेमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोहन है ना, अब क्रोहन में कोई भी लाई वगैरह नहीं है, ठीक है, अब इसमें जो है ना अबंडेंट गॉबलेट सेल्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा और उसकी ब्रांचेस। अब एओर्टा जो है ना उसकी 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं,
एक तो हैं जो कि जीआईटी को सप्लाई करती हैं और एक नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। जो जीआईटी को सप्लाई करती है ना वो सिंगल होती हैं और वो एंटीरियर से निकलती हैं, यानी कि सीलियक हो गई, सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक हो गई। और जो नॉन गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हैं ना वो पेयर्ड होती हैं और वो लेटरली राइज़ करती हैं। अब इसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है, वाटरशेड एरियाज़। ये दो जो है ना ये वाटरशेड एरियाज़ हैं। एक ये स्प्लैनिक फ्लेक्सर पे होता है जहाँ पे सुपीरियर और मेसेंटेरिक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का बनता है, और एक होता है यहाँ पे रेक्टोसिग्मॉइड कॉलन में जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज़ का बनता है। अब ये जो एरियाज़ होते हैं ना ये ससेप्टेबल होते हैं टू कोलोनिक इस्कीमिया, यानी कि यहाँ पे कोलन का इस्कीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज़ जो है ना मार्जिनल आर्टरीज़, क्योंकि इन जगहों को जो डिस्टल आर्टरीज सप्लाई करी होती हैं जिनको हम एंड आर्टरीज़ कहते हैं, और यहाँ पर जो है ना उनका एनास्टोमोसिस हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इनका इनकम्प्लीट एनास्टोमोसिस होना तो उसकी वजह से इस्कीमिक इंजरी होती है और यहाँ पर ज़्यादा चांस होता है इस्कीमिया होने का। उसके अलावा इसमें 2 सिंड्रोम्स हैं। अब ये एओर्टा है ना तो यहाँ से निकल रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है? और इसके नीचे से गुज़रती है हाँ, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही है ना, तो जब क्या होगा कि नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रीनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा। अब इनके नीचे से गुज़र रही होती है लेफ़्ट रीनल वेन, गुज़र के जो है ना वो किडनी में जा रही होती है। तो अब होगा ये कि वो ये एओर्टा है और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, इनके दरमियान में कंप्रेस हो गई है लेफ़्ट रीनल वेन, तो इसे हम कहेंगे नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है? और अगर ठीक है, और इसमें जो हमें सिम्पटम्स मिलेंगे ना वो होगी एब्डोमिनल पेन, ग्रोस हिमांचूरिया और लेफ़्ट साइडेड वेरिकोसील। और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक होगा ना उसमें क्या होगा कि इसमें इंटरमिटेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्पटम्स आएंगे पोस्ट प्रेंडियल व्हेन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड एओर्टा कंप्रेस करेंगी थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, ठीक है? अब नट क्रैकर में इन्होंने कंप्रेस किया था लेफ्ट रीनल वेन में, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में इन्होंने ड्यूडेनम को कंप्रेस कर दिया। जब ड्यूडेनम को कंप्रेस करेगा ना तो खाना खाने के बाद पेशेंट को जो है ना इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस आएंगे, उसको जो है ना वो पेन होगी। तो ये इसमें होता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई। अब इसमें जो डिफरेंट फोरगट, मिडगट और हाइंडगट की जो सप्लाई है ना वो डिफरेंट होती है। ये तीनों जो है ना ये एओर्टा की ब्रांचेज़ हैं जो सिंगल होती हैं और अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है? सीलियक जो है वो सप्लाई करती है फोरगट को, सुपीरियर मेसेंटेरिक मिडगट को और इंफीरियर मेसेंटेरिक हाइंडगट को। अब इनकी पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी जो है वो डिफरेंट होती है। फोरगट और मिडगट को वेगस सप्लाई करती है और हाइंडगट को जो है ना वो पेल्विक जो है ना वो स्प्लैंक्निक नर्व्स। उसके बाद वर्टिब्रल लेवल है इनका डिफरेंट है, इसका T12 और L1 है, इसका L1 और इसका L3। उसके बाद स्ट्रक्चर सेम है, जो फोरगट को सप्लाई कर रहा है मिडगट और हाइंडगट। उसके बाद जो सीलियक आर्टरी है ना वो ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की, और इसके आगे 3 मेन ब्रांचेस हैं। ये हमने ऐसे याद करना है कि अब ये यहाँ से सीलियक आर्टरी निकल रही है ना तो इसके लेफ़्ट साइड पे है स्टमक, तो ये स्टमक को देगी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है? उसके बाद राइट साइड पे है इसके लिवर, तो ये लिवर को देगी कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और ये स्प्लीन है, स्प्लीन को ये देगी स्प्लैनिक आर्टरी, ठीक है? और इसमें 2 एनास्टोमोसिस होते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है? एक तो है जो लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक से मिलके बनता है। जो लेफ़्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक है वो स्प्लैनिक से आती है, और जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक है ना वो आती है गैस्ट्रोडुडेनल से, जो कि इसकी ब्रांच है कॉमन हिपैटिक की। उसके बाद लेसर कर्वेचर पे जो एनास्टोमोसिस होता है वो होता है लेफ़्ट और राइट गैस्ट्रिक में। लेफ़्ट गैस्ट्रिक सीलियक से आ रही थी, और जो हाँ, ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक जो है ना ये सीलियक से आ रही है, और राइट गैस्ट्रिक जो है ना ये वाली, हाँ, ये राइट गैस्ट्रिक जो है ना ये प्रॉपर हेपेटिक से आ रही है। इसके अलावा हमने एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रॉपर हेपेटिक है ना कॉमन हेपेटिक से प्रॉपर हेपेटिस बनती है, और फिर उससे राइट और लेफ़्ट हेपेटिक बनते हैं, और जो राइट है ना वो फिर सिस्टिक आर्टरी उससे निकलती है जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है।